तो दोस्तों आज हम लोगों को फाइनली स्मैकडाउन में पता चल गया कि आखिरकार सीएम पंक ने पॉल हेमन से क्या फेवर मांगा था। दोस्तों ये वो फेवर नहीं निकला जो हम लोगों ने सोचा था कि सीएम पंक रेसलमेनिया नाइट 2 को भी शायद मेन इवेंट करे, नाइट 2 का मेन इवेंट भी चेंज हो जाए, लेकिन जो भी फेवर था उसने वाकई सबको हिला के रख दिया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए जानने के लिए कि क्या हुआ आज के स्मैकडाउन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यूरोपियन टूर खत्म हो चुका है दोस्तों और आज की स्मैकडाउन हमें वापस यूएस में शिकागो से देखने को मिलती है, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। एज़ यूजुअल शिकागो का क्राउड सीएम पंक के लिए बिल्कुल ही दीवाना हो चुका है और बहुत ही ज़ोर से उनके लिए चीयर कर रहा है। सीएम पंक भी शिकागो के क्राउड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि शिकागो का क्राउड पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्राउड है। वो थैंक यू बोलते हैं शिकागो के फैंस को जिन्होंने उन पर भरोसा किया और आज वो गर्व के साथ कह सकते हैं कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने जा रहे हैं। पंक आगे बोलते हैं कि किस तरीके से कभी उन पर किसी ने भरोसा नहीं किया है और किस तरीके से उन्होंने अपने अर्ली करियर में स्ट्रगल किया है, इंक्लूडिंग एक बार जब वो जॉन सीना के साथ रेसलमेनिया 22 में उनकी एंट्री के दौरान एक गैंगस्टर बन के आए थे। वो अपनी वाइफ एजे ली और अपने डॉग लैरी को भी यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि कहानी तो अभी बस शुरू हुई है, क्योंकि असली काम उनका अब जाके शुरू हुआ है। वो फैंस से वादा करते हैं कि रेसलमेनिया 41 में ट्रिपल थ्रेट मैच में वो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों को ही बुरी तरीके से धूल चटाएंगे और साबित कर देंगे कि क्यों आखिरकार वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में बिलोंग करते हैं। वो अपनी ये बात पूरी करते ही हैं कि तभी पॉल हेमन उनको आके इंटरप्ट करते हैं। पॉल हेमन अपना यूजुअल इंट्रोडक्शन देते हैं और क्राउड उनको बहुत ही ज़्यादा चीयर करता है। सीएम पंक और क्राउड मिलकर यहाँ पे ECW चैंट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन पॉल हेमन सीधा काम की बात पे आते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से सीएम पंक ने पिछले कुछ समय में उनकी काफ़ी मदद करी, चाहे वो सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन्स की पिटाई से उनको बचाना हो या फिर वॉर गेम्स में रोमन रेंस की मदद करना हो। हेमन इन सब मदद के लिए सीएम पंक का शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने फेवर्स तो तुमने कर ही दिए हैं, एक मुझ पे आखिरी फेवर और कर दो और आखिर ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, यानी वो फेवर क्या है जो तुम मुझसे चाह रहे हो। कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि ट्राइबल चीफ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में है। कहते हैं कि इससे पहले रोमन रेंस आए, प्लीज़ मुझे ये फेवर बता दो। सीएम पंक कहते हैं कि वैसे तो रोमन रेंस का इस फेवर से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये फेवर उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो जब रोमन रेंस फाइनली स्मैकडाउन में आएंगे तब वो पॉल हेमन और रोमन रेंस दोनों को एक साथ बताएंगे कि आखिरकार वो फेवर क्या है। ये बोल के सीएम पंक रिंग से निकल लेते हैं और पॉल हेमन हैरान और परेशान रिंग में खड़े रहते हैं। इसके बाद हमें रे फिनिक्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिलता है। इनका स्मैकडाउन डेब्यू मैच के ओपोनेंट है नेथन फ्रेजर। अपने डेब्यू मैच के लिए रे फिनिक्स को बहुत ही शानदार ओवेशन इस क्राउड से मिलता है। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार क्विक पेस्ड मैच था। अंत में रे फिनिक्स इस मैच को अपने फिनिशर मैक्सिकन मसल बस्टर की मदद से बहुत ही आराम से जीत जाते हैं। दोस्तों अगला मैच जो हमें देखने को मिलता है वो है टामा टोंगा वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एले नाइट इन नॉन टाइटल मैच। सोलो सिकोआ यहाँ पे टामा टोंगा के साथ रिंग साइड पे खड़े हैं उनके सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों ये एक ठीक ठाक मैच होता है। इस तरीके के मैचेस हमने पहले भी एले नाइट और ब्लड लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा बार देख चुके हैं। लास्ट में एले नाइट रोल अप करके टामा टोंगा को पिन करके ये मैच आसानी से जीत जाते हैं। फिर हमें पार्किंग लॉट में पॉल हेमन दिखाए जाते हैं जो कि रोमन रेंस का वेट कर रहे हैं। रोमन रेंस तो नहीं आते, लेकिन सेथ रॉलिंस आते हैं और वो कहते हैं क्योंकि ये फेवर चीज़ मुझे भी इम्पैक्ट करेगी, इसलिए मैं भी लास्ट में देखूंगा कि आखिरकार वो फेवर क्या है जो पॉल हेमन सीएम पंक को देने वाले हैं। इसके बाद हमें टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक इन रिंग इंटरव्यू देखने को मिलता है। एज़ यूजुअल शार्लेट को क्राउड बहुत ज़्यादा बू कर रहा है और टिफनी को लोग बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रहे हैं। शार्लेट टिफनी से कहती है कि उनका और शार्लेट का कोई मुकाबला नहीं है, जिसके जवाब में टिफनी ये कहती है कि हाँ शार्लेट का मुकाबला तो सबसे ज़्यादा फैंस के साथ ही होता है। शार्लेट चाहे जितनी भी एक्टिंग कर ले कि फैंस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में वो टॉक शोज़ में जाके रोती हैं। शार्लेट कभी भी रिक फ्लेयर की शैडो से बाहर नहीं निकल पाएंगी। रेसलमेनिया में टिफनी शार्लेट को हरा देगी। शार्लेट कहती है कि इस तरीके की बातें पहले भी कई लोग कर चुके हैं, रिक फ्लेयर का नाम लेके उनको दबाव मिलाने की कोशिश करना, लेकिन ये सब चीज़ें किसी पे काम नहीं करती। क्राउड यहाँ पे शार्लेट को बिल्कुल बोलने नहीं दे रही है, उनको बार बार इंटरप्ट कर रही है, जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन साथ ही में काफ़ी फ्लो भी बिगाड़ता है। इनफैक्ट कई बार टिफनी भी अपने वर्ड्स को फंबल कर देती है। यहाँ पे टिफनी कहती है किस तरीके से 25 साल की उम्र में शार्लेट एक फेल्ड वॉलीबॉल प्लेयर थी, जबकि टिफनी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जा रही हैं चैंपियनशिप मैच में। जाते जाते लास्ट में टिफनी कहती है कि रेसलमेनिया में हारने के बाद शार्लेट एक बार फिर से अकेली हो जाएंगी, जैसे 3 बार पहले भी वो तलाक होने के बाद हो चुकी है।
लाइन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी दोस्तों। वैसे दोस्तों अगला मैच है DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप। ये मैच कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच में काफ़ी बेटर मैचेस हो चुके हैं। मोटर सिटी मशीन गन्स इस मैच को आराम से जीत जाती हैं और रेसलमेनिया में हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगला मैच है B-Fab वर्सेस नायोमी। एंट्रेंस के दौरान जेड कारगिल नायोमी पे हमला करती हैं, लेकिन इससे मैच में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के देखें तो ये एक स्क्वॉश मैच था। नायोमी बहुत ही आराम से इस मैच को जीत जाती हैं और ये मैच ऐसा ही होना ही चाहिए था। B-Fab अभी भी एक न्यू कमर है, तो उनको धीरे धीरे डेवलप होने की ज़रूरत है और नायोमी को इस जीत की ज़्यादा ज़रूरत थी। मैच खत्म होने के बाद नायोमी पर एक बार फिर से जेड कारगिल हमला करती है और दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त ब्रॉल हमें देखने को मिलती है। उसके बाद स्मैकडाउन GM निक आल्डिस आते हैं और वो कहते हैं अब बहुत हो गया, अब इस मुसीबत को सॉल्व करने का एक ही रास्ता है और रेसलमेनिया के बीच में वो जेड कारगिल और नायोमी के बीच में एक मैच बुक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों निक आल्डिस रिंग में है और वो केविन ओवेंस का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है अफवाहें उड़ रही थी कि केविन ओवेंस शायद चोटिल हैं और रेसलमेनिया में शायद वो हिस्सा ना ले पाए। इस प्रोमो में लगता है हमें वही बात कंफर्म होते हुए दिख रही है। केविन ओवेंस कहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से वो एक सीरियस नेक इंजरी से गुजर रहे हैं और अब उनको एक नेक सर्जरी की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो इस रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रैंडी ऑर्टन तभी रिंग में आते हैं, वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगते हैं, लेकिन हाँ एक रिस्पेक्ट देके वो केविन ओवेंस को वहाँ से जाने देते हैं। निक आल्डिस रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब रेसलमेनिया में उनके पास कोई ओपोनेंट नहीं है और रैंडी ऑर्टन फ्रस्ट्रेट होकर निक आल्डिस को ही RKO मार देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंस था वैसे यहाँ पे। अब देखते हैं कि रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन को कोई नया मैच मिलता है या कौन होंगे उनके ओपोनेंट। आने वाले हफ्तों में हमें ये पता चलेगा। दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन इन ए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। जो ये मैच जीतेगा वो LA नाइट को फेस करेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। अब दोस्तों ये मैच बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। दोनों ही रेसलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही शानदार स्पॉट्स देखने को मिले, जैसे कि टेबल पे सुप्लेक्स, क्राउड में फाइटिंग, लास्ट में जेकब फाटू का हिप अटैक जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन पे था, बैरिकेड पे किस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जेकब फाटू को पटका। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये रही दोस्तों कि जेकब फाटू ने ये मैच पूरे तरीके से अपने दम पे ही जीता। जी हाँ, इसमें ब्लड लाइन ने किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, जो कि बताता है कि किस तरीके से WWE स्लोली करके ही जेकब फाटू को अकेले बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल ये मैच अच्छा था, काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हमको देखने को मिले। जेकब फाटू इस मैच को बहुत ही आसानी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी से फेयर तरीके से अपने दम पे जीतते हैं। और अब हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा LA नाइट वर्सेस जेकब फाटू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद फिर से हम लोग पार्किंग लॉट में जाते हैं, जहाँ पे पॉल हेमन अभी भी रोमन रेंस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फाइनली रोमन रेंस अपनी कार से बाहर आते हैं और वो और पॉल हेमन सीधा रिंग की तरफ चल देते हैं। रोमन रेंस आज सरप्राइजिंगली ज़्यादा टाइम नहीं लेते और सीधा काम की बात करना शुरू कर देते हैं। रोमन शिकागो के क्राउड को खुद को एक्नॉलेज करने का पूरा मौका देते हैं और फिर सीधा रोमन रेंस पूछते हैं कि क्या CM पंक अभी भी उस फेवर की बात कर रहा है, जिसका जवाब में पॉल हेमन कहते हैं हाँ। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं पता नहीं शिकागो कैसे CM पंक को झेलता है। वो कहते हैं कि CM पंक WWE में वापस रोमन रेंस की वजह से आए हैं। अगर उन्हें रेसलमेनिया में इवेंट करने का मौका मिल रहा है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से है। पंक ने न जाने कितने लेजेंड से लड़ाई की होगी, कितने हॉल ऑफ फेमस से मैच किया है उन्होंने, लेकिन रेसलमेनिया में इवेंट करने का मौका उन्हें सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस की वजह से ही मिला है। तो रोमन रेंस कहते हैं अब बिना वक्त गवाए चुपचाप CM पंक आए और बताए कि आखिर ये फेवर है क्या। CM पंक तो नहीं आते हैं दोस्तों, उससे पहले सेथ रॉलिंस यहाँ पे रिंग पे आ जाते हैं। ऑनेस्टली दोस्तों सेथ रॉलिंस यहाँ पे पूरे तरीके से आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं इस पूरी फ्यूड में। ज़्यादा बेहतर होता अगर ब्रॉक लेसनर होते ट्रिपल थ्रेट मैच में सेथ रॉलिंस की जगह, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है एटलीस्ट पॉल हेमन के साथ। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रोमन रेंस ने CM पंक को अंडर एस्टिमेट किया है और पंक ने रोमन रेंस को बेवकूफ़ बना के रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अपना स्पॉट हासिल कर लिया है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि पिछले हफ्ते भर में उन्होंने इस बात से समझौता कर लिया है और अब रेसलमेनिया में जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन पंक बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। इस पे रोमन रेंस कहते हैं कि भरोसा करने लायक तो सेथ रॉलिंस भी नहीं है। रोमन रेंस कहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान के पक्के हैं और इसीलिए उन्होंने पॉल हेमन से किया हुआ वादा पूरा किया और CM पंक रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है। रोमन रेंस कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को यहाँ पे किसी ने भी नहीं बुलाया है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर। सेथ रॉलिंस कहते हैं चलो ठीक है भैया, ना तुमको मुझसे मतलब है, हम सब यहाँ पे जानना चाहते हैं कि आखिरकार CM पंक का फेवर क्या है। तो सभी चल के CM पंक को बुलाते हैं और फाइनली दोस्तों CM पंक आते हैं।
इस बार वो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और सीधा काम की बात पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये फेवर कोई आम फेवर नहीं है, बल्कि ये एक फ्रेंडशिप, प्रॉमिसेस, लेगेसी और लॉयल्टी, इन सब से रिलेटेड एक फेवर है। वो एक पुराना किस्सा बताते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से पॉल हेमन और सीएम पंक ने साथ में बुरे वक्त का सामना किया है, किस तरीके से उन्होंने हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट किया है और किस तरीके से सीएम पंक ने पॉल हेमन को वादा किया था कि एक ना एक दिन वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा और सीएम पंक और पॉल हेमन साथ में मिलकर अपने आलोचकों और अपने दुश्मनों को जवाब दिया करेंगे साथ में। सीएम पंक कहते हैं और कोई तो बचा नहीं, इसलिए अब वो और पॉल हेमन मिलकर रोमन रेंज का सामना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो फेवर ये है कि रेसलमेनिया में पॉल हेमन द वाइज मैन जो है वो रोमन रेंज के नहीं बल्कि सीएम पंक के कॉर्नर में होने वाले हैं। रोमन रेंज शुरू में इस बात को हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि पॉल हेमन ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं मेरे दोस्त। वो कहते हैं कि पॉल हेमन को उनकी ज़रूरत है और किस तरीके से उन्होंने कई बार हेमन को बचाया है। रोमन रेंज पॉल हेमन से कहते हैं कि भैया सीएम पंक को साफ साफ मना कर दो। पॉल हेमन दोस्तों यहाँ पे थोड़े से इमोशनल हैं। रोमन रेंज पॉल हेमन से कहते हैं कि अरे भाई आंसू पोछो और सीएम पंक को मना कर दो। पॉल हेमन कहते हैं आई एम सॉरी माय ट्राइबल चीफ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। दोस्तों ये सुनते ही पूरा अरीना शॉक में आ जाता है, रोमन रेंज भी शॉक में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो पॉल हेमन पे कहीं हाथ तो नहीं उठाने वाले। तभी दोस्तों सीएम पंक रोमन रेंज पे पीछे से हमला करते हैं और उन्हें एक ज़बरदस्त गो टू स्लीप देकर नॉकआउट कर देते हैं। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को देखते हैं। पॉल हेमन का दिल यहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुका है, वो एक इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हुए हम लोग को देखते हैं। ऐसा लगता है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में भी ब्रॉल हो सकती है, लेकिन सेथ रॉलिंस चुपचाप वहाँ पे रिंग से निकल लेते हैं। उनके चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल है जो कि दर्शा रहा है कि वो समझ चुके किस तरीके से सीएम पंक ने रोमन रेंज की दुनिया हिला दिया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों सीएम पंक अपना गो टू स्लीप वाला जेस्चर करते हैं और स्मैकडाउन का यहाँ पे अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की स्मैकडाउन की रिपोर्ट। आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।